बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जिस तरह कि आप सबने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक और जज जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने इस्तीफ़ा दिया और इस तरीके से 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 बड़े इस्तीफ़े आ गए हैं। यानी पहले जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी की जानिब से इस्तीफ़ा आया था और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जस्टिस एजाज़ुल एहसन की तरफ से एक बड़ा इस्तीफ़ा आ गया। नज़रीन, अगर हम थोड़ा-सा इस केस के बैकग्राउंड में चले जाएँ तो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का जब इस्तीफ़ा आया तो उस पर इतनी हैरानी किसी को नहीं हुई थी। जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी पर कई इल्ज़ामात थे और उन इल्ज़ामात का उनको बारहा नोटिसेस जो है वो दिए गए, जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया था और जिसमें बार-बार जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को तलब भी किया गया। लेकिन बजाए इसके कि जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी अपने ऊपर जो लगे इल्ज़ामात थे उनका जवाब देते, वो हर बार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने दरखास्तें दायर की कि उनके खिलाफ जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है या जो जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा है तो इसको ख़त्म किया जाए। हकीकत यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी जो थे, उनके खिलाफ एक तो ऑडियो लीक्स आई थी और ज़ाहिर बात है कि उन्होंने उस वक्त में मुख्तलिफ लोगों से बातें की थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब और इस वक्त जो पाकिस्तान पीटीआई के सदर है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनकी ऑडियो जो है वो लीक हुई थी। साथ में कोई फाइनेंशियल जो मुख्तलिफ करप्शन के जो चार्जेस थे वो उन पर थे और जस्टिस मज़हर अली नकवी जो थे जब उनको नोटिस मिला तो वो उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। मज़ाहिर अली नकवी साहब को जब ये पता चला कि अब उनके खिलाफ सारे सबूत जो है वो आ गए हैं और अब उनके लिए बचना मुश्किल है, तो माहिरीन का ये ख्याल है कि उन्होंने इस्तीफ़ा इस बुनियाद पर दिया क्योंकि इससे पहले मुख्तलिफ केसेस में ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज इस्तीफ़ा दे देता है तो उसके बावजूद भी कि उनके खिलाफ कोई केस भी चल रहा हो तो वो अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस और तमाम जो उनको मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ देते हैं तो वो उनका हकदार होता है। दूसरे मामले में हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी ने उन पर्क्स और प्रिविलेजेस को देखा, उनको हासिल करने की कोशिश की और ज़ाहिर बात है कि अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की क्योंकि अगर वाक़ई वो अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते थे, तो वो उसी फ़ोरम पर अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते थे। वो ये कह सकते थे कि ये ऑडियो जो है, ये क्यों रिकॉर्ड की गई, ये ऑडियो उनकी थी या नहीं थी। साथ में उन पर जो फाइनेंशियल करप्शन के जो मुख्तलिफ चार्जेस थे, वो वाक़ई उन्होंने वो करप्शन की थी या नहीं की थी। इससे पहले माज़ी में नाज़रीन आप सबको पता है कि ऐसी ही कुछ चार्जेस का सामना जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ौजी साहब को भी करना पड़ा था। और आप सबको ये भी याद है कि जब जस्टिस काज़ी फ़ौजी साहब पर ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उन्होंने जायदादें बाहर उनके बच्चों ने खरीदी है, तो उसके बाद जस्टिस काज़ी फ़ौजी ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा को रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था, जुडिशल काउंसिल के इजलासों में पेश होना पड़ता था और ये वो दौर था कि जब अदलिया में उनके इंतहाई मुखालिफ जज जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनका टोला जो था वो बुराजुमान था सुप्रीम कोर्ट में। फिर उस वक़्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी ख़ास तौर पर जो जस्टिस ख़ास तौर पर उन दिनों में जो एस्टेब्लिशमेंट के अहम जो जनरल थे, जनरल फ़ेज़ जो थे वो उनके बड़े ख़िलाफ़ थे और वो हर हाल में चाहते थे कि काज़ी फ़ायज़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज ना रहे। लेकिन इस तमाम मुश्किल सूरत-हाल में भी काज़ी फ़ायज़ी ने इंतहाई बहादुरी के साथ अपना केस लड़ा और अपने आप को बेगुनाह साबित किया और आप यकीनन देख रहे हैं कि आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए हैं। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने सूरत-हाल का सामना ना किया। अब 2 सूरतें हो सकती थी कि या तो बंदा उस वक़्त रिज़ाइन करता है कि जब वो ये कहता है कि मैं इंतहाई प्रेशर में हूँ, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। या अगर आप ये समझते हैं कि आप पर जो चार्जेज़ लगे हुए हैं, अगर आप उन चार्जेज़ का सामना नहीं कर सकते और आप दिल ही दिल में ये समझते हैं कि ये चार्जेज़ वाक़ई ठीक है, तो फिर आप इस्तीफ़ा दे देते हैं। ये तो थी जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से। लेकिन नाज़रीन आज आपको तजदीदी तौर पर और अपने मालूमात के तौर पर ये बताएँगे कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने क्यों इस्तीफ़ा दिया। सबसे पहले एजाज़ुल एहसन के हवाले से आपको ज़रा बैकग्राउंड बयान करते हैं कि 2016 में जस्टिस एजाज़ुल एहसन जो थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने। और ये कहा जाता है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस है जस्टिस काज़ी फ़ाज़ ईसा जब अक्टूबर में रिटायर होते तो अगली बारी जो थी वो जस्टिस एजाज़ुल एहसन की थी। गोया वो इस वक़्त सीनियरिटी लेवल पर तीसरे नंबर पर है, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है, वो चूँकि आइंदा 2 माह के अंदर रिटायर हो जाएँगे, तो उसके बाद सीनियर तरीन जज, पियोनी जज जो थे, वो जस्टिस एजाज़ुल एहसन ही बन जाते।
اور اس طریقے سے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا پاکستان کی چیف جسٹس بن جاتے اسی سال اکتوبر میں، لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اب ماہرین کا خیال ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے وہ ایسے جج ہے جو کہ ہمیشہ سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہوئے انتہائی متنازع ترین جج رہے ہیں۔ اگر ہم ججز کی ہسٹری کی بات کریں تو جسٹس ثاقب نثار جو اپنی ایک لیگیسی لے کر آئے تھے، اپنے ہم خیال ججز جو لے کر آئے تھے، جس میں خود جسٹس ثاقب جسٹس ثاقب جو تھے، جس کے بارے میں آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسے جج تھے ثاقب نثار کہ اگر ہم جورسپروڈنس کی بات کریں تو ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا گندا جج جس نے کبھی بھی قانون کی بالادستی پر یقین نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے مفادات کی خاطر اپنی ہم خیال ججز کو سپریم کورٹ لایا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک خاص پارٹی کو ہمیشہ نشانہ بنایا۔ ان کی ہم خیال ججز میں آہستہ آہستہ ون بائی ون جو ہے یہ سپریم کورٹ سے جا رہے ہیں۔ آپ چاہے جسٹس کوسا کا ذکر کریں، جسٹس گلزار کا ذکر کریں، اس کے علاوہ جسٹس فیصل عرب کا ذکر کرے، اس کے بعد جسٹس بندیال کا ذکر کرے، اور ان کے بعد جو دو ان کے اور ججز رہ گئے تھے، چاہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہو اور چاہے وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی ہو، وہ کہ اب بھی شاید ایک دو ججز ان کے ہم خیال رہ گئے ہو، لیکن میجارٹی کی بات اگر ہم کریں تو اس وقت جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ خود اپنے آپ کو بھی اکیلا سمجھ رہے تھے، شاید مظاہر اکبر نقوی کے مستعفی ہونے کے بعد۔ لیکن ناظرین، اعجاز الاحسن جو تھے، جس طرح ہم نے کہا کہ 2016 میں جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے، تو اس کے بعد وہ ماضی میں جو ہم خیال ججز کا ایک ٹولہ تھا تو وہ ان کے فیرو جج رہے تھے۔ آپ ماضی میں پاناما کیسز کی بات کریں تو جو پاناما کیسز میں مختلف احتساب عدالتوں میں جو شریف خاندان کی کیسز چل رہے تھے، تو اعجاز الاحسن ان تمام کیسز میں مانیٹرنگ جج ہوتے تھے۔ جسٹس بندیال کا کوئی اہم آئینی کیس آپ جو بھی دیکھتے تھے تو جسٹس اعجاز الاحسن ہر اس پینل کا، ہر ان ججز کے گروپ کا حصہ ہوتے تھے جب بھی کوئی کیس جو ہے وہ شریف فیملی یا ان کے خلاف جو ہے وہ ہوتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ان کا نشانہ بھی رہے، انہوں نے جلسوں میں بھی اعجاز الاحسن کا نام بار بار لیا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولرائز جج تھے جنہوں نے ہمیشہ ایک سائیڈ جو ہے ان کو سپورٹ کیا اور دوسرے سائیڈ کے ساتھ انتہائی دشمنی کی، جو کہ کسی بھی جج یا ان کے منصب کا جو ہے یہ رواداری نہیں ہو سکتی۔ اب آگے ہوگا کیا؟ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز جب جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے باوجود بھی کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن اس کے خلاف یہ کارروائی جاری رہے گی، اور کارروائی اس لیے جاری رہے گی جس میں موجودہ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی جج جس نے ججوں کے ساکھ کو خراب کیا ہو، اس نے عدلیہ کے ساکھ کو خراب کیا ہو، اگر وہ صرف مستعفی ہوتا ہے تو کیا اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے پھر جو ججز تھے، جوڈیشل کونسل کے جو ارکان تھے، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کے باوجود بھی کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن ان کے خلاف یہ کارروائی جاری رہے گی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جب جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ تک نہیں آیا تھا، اس وقت انہوں نے اس جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں بیٹھنا تک گوارا نہیں کیا، اور ان کا یہ موقف تھا، ان کا ایک اختلافی نوٹ بھی آیا تھا کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اور شام کو پھر ان کا استعفیٰ سامنے آتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید ان کو بھی اپنی قسمت کا پتہ تھا کہ آئندہ چند دنوں میں ان کے خلاف بھی کوئی ریفرنس جو ہے وہ جوڈیشل کونسل میں آ سکتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں آ سکتا ہے، جس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی ہے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اپنا استعفیٰ دے دیا۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے دیکھ کے ان کا متن دیکھے تو ان کے الفاظ بڑے پس قسم کے الفاظ ہے، کوئی خاص قسم کے الفاظ نہیں ہے کہ اگر جج جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج اگر مستعفی ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے تو جو پریشر ان پر تھا، جو مجبوری ان کی تھی، ان کو ضرور سامنے لانا چاہیے تھا، مطلب ایک بم شل کی طرح وہ اس کو پھینکتے ہیں، لیکن دونوں نے الفاظ بھی وہی استعمال کیے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، اور ہم یہ جو اس وقت جو مستعفی ہو رہے ہیں، استعفیٰ جو دے رہے ہیں، یہ انتہائی مجبوری میں دے رہے ہیں، اور ہم پر جو الزامات ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ جب جوڈیشری بھی پولرائز ہو گئی تھی، لیکن اب لگتا ہی ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ اس پولرائزیشن سے باہر نکل آ رہی ہے، اور ججز جو ہے وہ قانون اور آئین کے پاسداری کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے۔
नाज़रीन, ये तो हो गई अदलिया की बात। थोड़ा-सा ज़िक्र करते हैं सियासत की। और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर मुराद सईद की एक ऑडियो जो है वो सामने आई है, और जो कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म पर गर्दिश भी करती रही। इस तरह आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ ने पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट्स को टिकट जारी की है। लेकिन हमेशा की तरह इस दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के वो पुराने वर्कर, वो नज़रियाती वर्कर जो कि 1996 से इमरान खान के साथी रहे हैं, उनको इग्नोर किया गया है, और कुछ नए लोगों को, कुछ पैराशूटर्स को टिकट जारी किए गए हैं। मुराद सईद का अपने ऑडियो में जो उनकी एक मुबैयन ऑडियो आई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे पता चला है कि मेरे वालिद को मेरे ख़ानदान में लोगों को टिकट्स दिए गए हैं, और मैं कभी भी मैंने ख़ानदानी सियासत नहीं की है, मैंने हमेशा नज़रियाती सियासत की है, हक़ की सियासत की है। तो बक़ौल मुराद सईद के अगर हमारी फ़ैमिली में किसी को टिकट दिया गया है, तो ये कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सूबाई कैबिनेट को, अली अमीन गंडापुर को और बाकी तमाम लोगों को ये पैगाम तक पहुँचाया था कि मेरी फ़ैमिली में किसी को टिकट नहीं देना, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरिट पर टिकट देना है। लेकिन जिस तरह मुराद सईद ने कहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग जो है आज भी टिकट्स की तक़सीम पर खुश नहीं हैं। सिर्फ चंद रोज कबल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन डॉक्टर अमजद जो है वो अपनी पार्टी से मुस्ताफी हो गए थे एक माह कबल, और उनको NA2 का अहम टिकट जो है वो दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, नजरियाती कारकुनान, साबिक जो मकामी लीडरशिप है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात है। इस तरीके से ख्वाजा खेला से अली शाह खान एडवोकेट जो कि सिर्फ एक साल कबल पार्टी में शामिल हुए थे, उनको टिकट जारी कर दिया गया है। इस तरीके से एक सूबाई असेंबली का टिकट जो है वो भी जो है दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान को जो मटा से है, और इसके अलावा जो PK का हल्का है, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान को इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ज़ाहिर बात है कि अब ये सिलसिला जारी है, लेकिन नाज़रीन, जिस तरह हम पाकिस्तान में हमेशा एक रोना रोते हैं और हम ये गिलो फरियाद करते हैं कि मुख्तलिफ पार्टीज़ में एक जुमूरियत है, जो कारकुनान को रेस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं दी जाती, ये सिलसिला एक शुरू हुआ है और ये आज तक जारी है, और पता नहीं ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। हम ये बात तो मेरिट की बात तो करते हैं, हम नज़रियात की बात तो करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब इंतखाबात का वक़्त आता है, जब टिकट का वक़्त आता है, तो हमेशा नज़रियाती कारकुनों को नज़रअंदाज किया जाता है। अगले प्रोग्राम तक के मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।